हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, प्रोटीन हमारा यूनिट 3 चल रहा था, जिसमें कि आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड। और एक बार मैं आपको आपका सिलेबस दिखा देती हूँ। यहाँ तो ये है बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस। अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो आपको पता होगा कि मैं आपको कोई भी टॉपिक समझाने से पहले मैं आपका सिलेबस दिखा देती हूँ, ताकि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको पता हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, ये सब पूरा जो भी इम्पॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी के लिए, कौन सा क्वेश्चन, ये सब मैं डाल चुकी हूँ, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन भी इस टॉपिक में भी हो गया है। मेटाबॉलिज्म आज डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड या फिर एमिनो एसिड या फिर ये प्रोटीन, ये क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है वो 3 प्रोसेस आते हैं। ट्रांसएमिनेशन आएगा, डी एमिनेशन आएगा, और डी कार्बोक्सिलेशन आएगा, और यूरिया साइकिल आएगा। तो इसमें हम लोग ट्रांसएमिनेशन, डी एमिनेशन और डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ लेंगे। और यूरिया साइकिल इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी में आपको कैसे लिखना है, इसका मैं पूरा कंटेंट के साथ नेक्स्ट वाला वीडियो में दे दूँगी। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन। बोलता है कि जनरल रिएक्शन ऑफ एमिनो एसिड एंड सिग्निफिकेंस ट्रांसएमिनेशन, मतलब मेटाबॉलिज्म कैसे कैसे होता है। तो हमें पता है कि एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, वो क्या था, CS था, COOH था, NH2 था, और यहाँ पे R ग्रुप था। तो सबसे पहले ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है, ये अमाइन ग्रुप हटता है, इसका ट्रांसफ़र सिर्फ होता है। डीएमिनेशन आपको नाम से ही पता चल रहा है। देखिए, ट्रांसएमिनेशन नाम से पता है कि ट्रांसफ़र होगा एमिनो एसिड का, ट्रांसएमिनेशन। और अगर मैं डीएमिनेशन का बात करूँ, मतलब हटना, उसमें एमिनो एसिड, ये जो अमाइन ग्रुप वो हटेगा। और डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, इस COOH उसमें से हटेगा। यही प्रोसेस को आपको बस पढ़ना। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें यूनिवर्सिटी में हो सकता है ट्रांसएमिनेशन पूछ दे, या फिर डीएमिनेशन पूछ दे, या फिर डी कार्बोक्सिलेशन पूछ दे। किसी से भी एक पे 5 नंबर का पूछ सकता है। तो कैसे लिखना है उसका डोंट वरी, मैं आपको नोट्स दे दूँगी। पूरा इसका सफिशिएंट नोट मिलेगा आपको इसी वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिए, जहाँ पे मैं डीकार्बोक्सिलेशन, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इन तीनों में बात करूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसएमिनेशन। और हाँ, एक बात और आपको समझने, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाहूँगी। मेटाबॉलिज्म क्या है, मतलब ऐसे इसमें एनाबॉलिक भी होता है और कैटाबॉलिक भी होता है, मतलब बनते भी और बिगड़ते भी हैं। तो इसमें हम लोग मेनली कैटाबॉलिक देखेंगे। और तोड़ना, तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे टूट ही रहा है। डीएमिनेशन में NH2 हट जाएगा, COOH हटेगा डीकार्बोक्सिलेशन में। तो वही प्रोसेस हमें बस देखना। तो देखिए, ट्रांसएमिनेशन बहुत ही आसान है, बस जो नाम बोल रहा है वही काम होगा। ट्रांसफर ऑफ एन अमाइन ग्रुप फ्रॉम एमिनो एसिड टू अल्फा कीटो एसिड इज नोन एज ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसफ़र हुआ है मेन ग्रुप का, किस में, अल्फ़ा कीटो एसिड में। तो ट्रांसफ़र करवाना है तो आपको कोई और चीज़ तो देना होगा ना। तो आपको रिएक्शन आप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एक रिएक्शन बनाइएगा जो कि बहुत ही आसान है, बस आप समझ लीजिए। ये क्या है, हम शुरू से ही फर्स्ट वीडियो से ही मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है जो कि आपको याद रखना है, जिसमें कुछ नहीं है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक अमाइन ग्रुप है और एक आर, जो कि R ग्रुप, जिससे कि ही स्ट्रक्चर जुड़ते हैं तो एमिनो एसिड का नाम चेंज हो जाता है। तो ये तो आपके लिए आसान हो चुका है। और एक यहाँ पे ट्रांसएमिनेशन के लिए, ट्रांसफ़र करवाने के लिए कोई तो चाहिए, तो आप अल्फ़ा कीटो एसिड को लीजिएगा। आपको पता है COO से कीटोन बन जाता है, तो वही अल्फ़ा कीटो एसिड इसका नाम है। तो कुछ नहीं, जहाँ पे NH2 है अल्फ़ा कीटो एसिड में, आपको वो लगा देना है, वो हो गया अल्फ़ा कीटो एसिड। प्रेजेंस, क्योंकि कोई भी रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है तो उसके लिए चाहिए होता है क्या, एंजाइम। तो यहाँ पे एमिनो ट्रांसफेरेज चाहिए। तो ये एंजाइम भी बहुत ही आसान है, क्योंकि ट्रांसएमिनेशन हो रहा है तो ट्रांसफेरेज चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए। तो देखिए, ये ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पे ये समझाने के लिए यहाँ पे R1 लिखी हूँ मैं, यहाँ पे R22 लगा दी हूँ। तो देखिए, यहाँ पे COO यहाँ आ गया और ये अमाइन ग्रुप यहाँ चल गया। तो ये हो गया बस ट्रांसएमिनेशन, कितना आसान है।
अब हम लोग देखेंगे कि कुछ फीचर्स, क्योंकि हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे, तो आपको जानना जरूरी है। द प्रोसेस इन्वॉल्व द इंटर कन्वर्जन ऑफ पेयर ऑफ कीटो एसिड अ ग्रुप ऑफ ट्रांसएमिनेज, जो वही एंजाइम लगा हुआ, ये मतलब इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, तब ये प्रोसेस होगा। नेक्स्ट बोलता है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होने के लिए इस प्रोसेस को होना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि मतलब अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं स्टूडेंट, तो आपके मन में ये ज़रूर आया होगा कि ट्रांसएमिनेशन क्यों हो रहा है, क्यों उसको हटाया जा रहा है। तो वो मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। और भी नीचे देखेंगे कि क्यों ये ज़रूरी है। तो आपको यूनिवर्सिटी में जब लिखना होगा तो कंटेंट चाहिए, तो फिर आप ट्रांसएमिनेज एंजाइम जो हम लोग देख रहे थे उसका कुछ साइलेंस फीचर होता है, उसका कुछ फीचर होता है जो हमें देखना है। तो ऑल ट्रांसएमिनेज रिक्वायर्ड पायरिडॉक्स फॉस्फेट अ को एंजाइम जो कि डिराइव्ड होता है विटामिन B6। ये कुछ नहीं बोल रहा है। आपको मैं समझाना चाहूँ तो अगर आप अभी तो एंजाइम शायद आप नहीं पढ़े होंगे, आप एक को एंजाइम पाया जाता है जो कि एंजाइम के, जैसे कि हमारा रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे ही एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है, तो कुछ को एंजाइम होते हैं जो कि एंजाइम को और अच्छा से काम करवाने में हेल्पफुल होता है, बस वही है। तो ये ट्रांसएमिनेज जो है उसको अच्छे से काम करने के लिए को एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। उस को एंजाइम का नाम क्या है? पायरिडॉक्सी फॉस्फेट, जो कि वो डिराइव्ड होता है विटामिन B6 से। तो ये आपसे हो सकता है MCQ में पूछा जाए, तो ये आप ये ध्यान रखिएगा। अ स्पेसिफिक ट्रांसएमिनेज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लाइक एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। ये कुछ नहीं बोल रहा है कि कुछ जो जैसे हम लोग देखें कि अमाइनो एसिड बहुत टाइप के थे, तो स्पेसिफिक मतलब जैसे कि कुछ स्पेशल अमाइनो एसिड होते हैं जिसको लिए अलग ट्रांसएमिनेज एंजाइम चाहिए होता है। एस्पार्टेट के लिए एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज चाहिए होगा। एलानिन का अगर ट्रांसएमिनेशन करवाना है, उससे अमाइन ग्रुप हटाना है, तो एलानिन ट्रांसएमिनेज चाहिए होगा। फिर बोलता है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉर एमिनो एसिड और प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड एज पर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस। यही चीज़ मन में आपके कि क्यों हो रहा है, तो ये क्यों होता है ट्रांसएमिनेशन, इम्पॉर्टेंट है कि एमिनो एसिड का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो। और जो बच्चे कई चीज़ मैं जब आपको वीडियो में समझाती हूँ तो बोलती हूँ कि आगे समझाऊंगी, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। जब मैं आपको इसेंशियल एमिनो एसिड पढ़ा रही थी तो मैं बताई थी कि इसेंशियल प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड का इसी तरह से सिंथेसिस होता है। यहाँ पे अमाइन जैसे कि वो अमाइन का ट्रांसफ़र होगा ना, तो उसी तरह से सेल जो है वो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड इसी प्रोसेस से बनाता है। इन्वॉल्व इन अ बोथ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, मतलब ये ट्रांसएमिनेशन के थ्रू जैसे नॉन इसेंशियल बन रहा है, और आपको मेटाबॉलिज्म में मैं अक्सर समझाई हूँ कि उसमें बनता भी है, और एनाबॉलिक के थ्रू और कैटाबॉलिक के थ्रू टूटता है। तो ये इस एमिनो एसिड में क्योंकि नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो वो तो एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ, तो वही बोल रहा है। और मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है आगे कैटाबॉलाइज करने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए। तो ये दोनों है, मतलब ये दोनों काम करता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। इट इज़ ऑल्सो गिव द एनर्जी फॉर द ATP। और क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इसमें ATP भी हमें मिलता है जो हमारे सेल के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे है कि मतलब कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि ट्रांसएमिनेशन की प्रोसेस है उनमें नहीं होता है, 3-4 को छोड़ के। तो ये आपसे पूछा जा सकता है MCQ में, तो ये ध्यान रखिएगा कि इन एमिनो एसिड एक्सेप्ट ऑल एमिनो एसिड लेगा, लेकिन ग्लाइसिन, लाइसिन और थ्रेओनिन जो है और प्रोलिन, ये 2 बार स्ट्रक्चर है तो इसको काट दीजिएगा। प्रोलिन और पार्टिसिपेट इन ट्रांसएमिनेशन, मतलब इन लोग को छोड़ के और एमिनो एसिड जो है वो ट्रांसएमिनेशन में जाएंगे। तो ये आपका ट्रांसएमिनेशन खत्म हो गया, बस ट्रांसफ़र हुआ है और कुछ नहीं। अब डीएमिनेशन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग देखेंगे डीएमिनेशन। डीएमिनेशन आप बस ऐसे याद रखिए, डी दूर करना, अमाइन ग्रुप को अभी ये दूर कर देगा एमिनो एसिड अपने से। इसको सबसे पहले इंट्रोडक्शन डेफिनेशन जो भी आप लिखिएगा, तो रिमूवल ऑफ एमिनो एसिड ग्रुप फ्रॉम द एमिनो एसिड एज द अमोनिया के फॉर्म में रिमूव करना अमीनो एसिड में से अमीनो ग्रुप को इज कॉल्ड डीएमिनेशन। फिर आप लिखिएगा ड्यूरिंग ट्रांसफरेशन ओनली शिफ्टिंग होगा। यहाँ पे आप रिमूवल कर लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो। ट्रांसएमिनेशन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप एमॉन्ग्स्ट एमिनो एसिड। अगर मैं सब बता रही हूँ कि एमिनो एसिड से एमिनो ग्रुप का हटना, वो भी अमाइन के फॉर्म में। अनलाइक दिस डीएमिनेशन रिजल्ट इन द लाइब्रेशन ऑफ अमोनिया फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया।
अब यही चीज़ को जब एमिनो एसिड हटेगा आपको ध्यान रखना है, और यही चीज़ यूरिया साइकिल में जाके और हटता है। तो यहाँ से आप अमोनिया निकला जो कि यूरिया साइकिल में जाता है, और CO2 डिकार्बोक्सिलेशन से आता है, इसीलिए यूरिया साइकिल चलता है। तो ध्यान रखिएगा। फिर आप लिखिएगा, आपको कंटेंट चाहिए तो क्यों होता है डीएमिनेशन, और हर चीज़ के लिए आपके पास ये होना चाहिए इसका तर्क कि क्यों ये प्रोसेस हो रहा है। और ये अपने वीडियो में मैं कवर करती हूँ, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री अपने आप में है थोड़ा सा हार्ड, सबको लगता है, लेकिन आप मेरा वीडियो देखिए, आपको आसान लगेगा। अगर आप पूरा वीडियो फॉलो करते हैं ना, आपको लगेगा कि नहीं हम बहुत कुछ जानते हैं बायोकेमिस्ट्री में, और अब जब आप ये जानिएगा आपके लिए पैथोलॉजी बहुत आसान लगेगा। वहाँ पे कुछ कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता रहता है जिसमें एंजाइम ये सब जाना रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब मेरा वीडियो देखिएगा, बायोकेमिस्ट्री नहीं है उतना भारी, बहुत आसान है। एंजाइम लगते हैं जो कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स नहीं होते, और एंजाइम के कारण ही बच्चों को लगता है कि ये बहुत भारी है, लेकिन नहीं है। डीएमिनेशन क्या है? करवेना एन एक्सेस प्रोटीन कंज्यूम रिजल्टिंग इन द रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप। अब ज़्यादा ले रहे हैं प्रोटीन, अब ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो डीएमिनेशन होना ज़रूरत है ताकि अमाइन ग्रुप को हटाए। और ये जो है, क्योंकि ये अमाइन ग्रुप हमारे लिए बहुत ही टॉक्सिसिटी अमोनिया ये सब रहता है, तो विच दे में कन्वर्ट अमोनिया एंड एक्सपेल्ड विया यूरिनेशन, और उसको जो है वो यूरिया में जो NH2 NH3 के फॉर्म में निकला उसको यूरिया साइकिल में भेज के और उसको एक्सपेल करवाया जाए, बाहर करवाया जाए। दिस डीएमिनेशन प्रोसेस अलाउ टू बॉडी कन्वर्ट एक्सेस एमिनो एसिड इन यूजेबल बाई प्रोडक्ट। एमिनो एसिड जैसे ही हटता है तो हमारे पास जो बचता है वो बहुत ही यूजेबल प्रोडक्ट होता है। तो ज़्यादा हम लोग अमोनिया ले रहे हैं, सॉरी अमीनो एसिड यानी प्रोटीन ले रहे हैं, तो डीएमिनेशन होगा अमोनिया को हटाकर, और भी प्रोसेस आगे का मतलब उससे हमारा बॉडी करता है, इसीलिए डीएमिनेशन। क्यों डीएमिनेशन हो रहा है? तो ज़्यादा अमीनो एसिड ले रहे हैं तो अमाइन ग्रुप को हटा के अदर स्ट्रक्चर बनाने के लिए डीएमिनेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है टाइप्स, हम लोग देखेंगे कि डिकार्बोक्सिलेशन का जो दो तरह से होता है, एक ऑक्सीडेटिव होता है और एक नॉन ऑक्सीडेटिव होता है। अब आपको ये समझना है ज़रूरी है कि ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ जो है अमाइनो एसिड का जो डीएमिनेशन होगा, मतलब कि अमोनिया जो हटेगा वो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के थ्रू हटेगा, क्योंकि पता है कि रिएक्शन होता है, और केमिस्ट्री में तो इतना जानते होंगे कि ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है। एक में ऑक्सीडेटिव होगा और कुछ जो अमाइनो एसिड है वो उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होगी और सीधा उससे अमोनिया अमाइन ग्रुप अमोनिया के फॉर्म में निकल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। द टर्म ऑक्सीडेशन वाज ऑरिजिनेट यूज्ड डिस्क्राइब रिएक्शन इन विच एलिमेंट कंबाइंड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको। मैं आपके लिए स्ट्रक्चर भी बनाई हूँ ताकि यूनिवर्सिटी में भी जब भी आप स्ट्रक्चर लिखते हैं तो वो बहुत अच्छा एग्जाम के लिए प्रभाव छोड़ता है और अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के लिए नीडेड होता है 3 एंजाइम। एल का मतलब एल ही होता है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। एल एमिनो एसिड ऑक्सीडेज, दूसरा रहेगा डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज, और तीसरा है ग्लूटामाइन डिहाइड्रोजिनेज। ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी रिएक्शन हम लोग देखेंगे। तो एल एमिनो एसिड एक किस्म, क्योंकि पता है हमें एंजाइम हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, तो ये किस में पाए जाते हैं? मैमल्स में पाए जाते हैं। और डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज जो है बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल वाल में पाया जाता है, इसलिए इस रिएक्शन को नहीं देखेंगे, बस आप जान लीजिए। एल एमिनो एसिड को देखेंगे और ग्लूटाथियोनाइन को देखेंगे। एल एमिनो एसिड में क्या बोलता है? एल एमिनो एसिड ऑक्सीडेज प्रेजेंट इन अ लीवर किडनी। कहाँ मैमल्स में होगा? तो लीवर और किडनी में होगा। रिक्वायर, हमें पता है कि कोई एंजाइम को अच्छे से काम करने के लिए कोई एंजाइम की एक रिक्वायरमेंट होता है। जब आप एंजाइम चैप्टर पढ़िएगा तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। रिक्वायर कौन सा कोई एंजाइम लगता है? तो फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ताकि एल जो एमिनो एसिड है अच्छे से काम कर सके। तो यही अल्फा एमिनो एसिड वही एमिनो एसिड है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। वो जो है अल्फा कीटो एसिड बदलेगा और ये अल्फा कीटो एसिड TCA साइकिल में जाता है और वहाँ से हमें एनर्जी देता है। तो क्यों डीएमिनेशन हो रहा है? क्योंकि एमिनो एसिड हटेगा तो अल्फा कीटो एसिड बचेगा, और अल्फा कीटो एसिड आप बहुत अच्छे से जानते हैं कार्बोहाइड्रेट से ही कि TCA साइकिल में जाकर भर के एनर्जी देता है हमारे बॉडी को। अब इसको समझाने के लिए, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव तो आपको समझाना हमें ज़रूरी है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। तो कैसे इसको ऑक्सीडेटिव क्यों बोला जा रहा है? तो चलिए मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बनाई हूँ, डोंट वरी। क्योंकि आप हमारे चैनल से पढ़ रहे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अल्फा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर, एमिनो एसिड का
स्ट्रक्चर तो मैं बताई हूँ कि आयनिक फॉर्म है। अगर आप आयनिक फॉर्म में, क्योंकि रिएक्शन में आयनिक फॉर्म यूज होता है तो इसीलिए यहाँ पे एच हट के और माइनस ग्रुप लगता है और यहाँ पे प्लस पॉजिटिव आने लगते हैं। तो नहीं भी आप लिख सके तो COOH2 लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा रिएक्शन में आयनिक फॉर्म लिखने का। और मैं बताइए कि कौन सा एंजाइम लगेगा, एल-एमिनो ऑक्सीडेज, जो कि लाओ आप बोल सकते हैं। तो ऐसे ही आप किसी को ऐसे ही थोड़े घर से हटा दीजिएगा, उसको वो थोड़ा सा और प्रोसेस लगता है जैसे कि, तो फिर ये इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें एल-एमिनो एसिड में चेंज होगा। अब देखिए कैसे ऑक्सीडेटिव हुआ, यहाँ पे एक H2O लगेगा और H2O से ऑक्सीजन जुड़ा C ग्रुप पे, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, और फिर यहाँ से एक जाके और यहाँ पे NH3 हो जाएगा जो कि, और ये बचेगा क्या, अल्फा कीटो एसिड, ये जाएगा क्रेब्स साइकिल में, ये जाएगा यूरिया साइकिल में। अब समझ गए कि ऑक्सीडेटिव क्यों बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो है वो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं, जो कि वो ये सब में पाया जाता था, डी वाला हमारा बैक्टीरिया और सेल वाल में, तो वो उसका वही आप ऐसे लिख सकते हैं, डी एमिनो ऑक्सीडेज और अल्फा कीटो एसिड में बदला। ये आप ध्यान नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, ये डी एमिनो एसिड बोल रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंस कहाँ होता है, ये प्रेजेंट तो साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रेजेंट होता है। वो कहाँ प्रेजेंट था, लिवर और किडनी, ये सब में हम लोग देखे थे। ये हाई एक्टिविटी होता है। डीएमिनेट ग्लूटामेट एसिड नीड NAD एज अ कोएंजाइम। उसको क्या चाहिए था, हम लोग फ्लेविन करके देखे थे। अब इसको अच्छे से ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज को अच्छे से काम करने के लिए NAD कोएंजाइम चाहिए। तो ग्लूटामिक एसिड जो कि अमाइनो एसिड है, वो जो है वो अल्फा कीटो ग्लूटोरिक एसिड में चेंज होगा ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और इसका स्ट्रक्चर नहीं जरूरी है, और इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ता है तभी ये कीटो एसिड में कीटो में बदलेगा, कीटोन ग्रुप में बदलेगा, और ये भी क्रेब्स साइकिल में जाएगा, और उधर ये NH3 यूरिया साइकिल में जाएगा। तो आपको ये क्लियर होगा। अब हम लोग देखेंगे नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव तो हम लोग देख लिया, अब नॉन ऑक्सीडेटिव तो कुछ जो है उनमें ऑक्सीजन जुड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होता, वो सीधा अमाइन ग्रुप हट जाता है। तो डीएमिनेशन सम ऑफ द अमीनो एसिड सच एज सीरीन हो गया, सिस्टीन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, और कैटालाइज्ड बाय, मतलब कि कौन कौन सा अमीनो एसिड है जो कि ऑक्सीडेशन में ना जाकर और सीधा उसका अमाइन ग्रुप हट जाएगा, तो है सीरीन, सिस्टीन, हिस्टिडीन। और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होगा वो होगा डिहाइड्रेटेडेज और सल्फाइडेरेज एंड हिस्टेज और एंजाइम रिस्पेक्टिवली विदाउट गोइंग ऑक्सीडेट। सबके लिए अलग अलग होगा, किसके लिए कौन सा होगा इसमें भी समझा देती हूँ, और उसी सीक्वेंस में भी ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले डिहाइड्रेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में किस एमिनो एसिड का, सीरीन एमिनो एसिड का जो है वो ये होगा। तो सीरीन, क्योंकि इसका जो है वो ऑक्सीडेशन में नहीं जा रहा है, सीधा इसको सीरीन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम चाहिए, और यहाँ पे एक को एंजाइम चाहिए जिसका नाम है पायरिडॉक्स फॉस्फेट, और ये चेंज हो जाएगा पायरुविक एसिड में। तो पायरुविक एसिड में चेंज हो गया और यहाँ पे NH3 निकल भी जाता है। पायरुविक एसिड आपको पता है कि ये ऑक्सीडेटिव भी इसका होता है, और लैक्टिक एसिड भी, ये सब में भी ये चेंज होता है। और ये फर्दर अगर ये जो है एसिटाइल कोएंजाइम अगर मिले तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एनर्जी देते हैं। ये सब आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा, अब हमारा कौन सा एंजाइम, डीसल्फाइडेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में सिस्टीन, जो कि क्योंकि ये सल्फर ग्रुप को भी रखता है इसीलिए इसका नाम, इसमें जो एंजाइम लगेगा सल्फाइडेरेज लगेगा। डीएमिनेट एस कंटेनिंग एमिनो एसिड, इसमें एस ग्रुप भी पाए, सल्फर ग्रुप भी पाए जाते हैं। तो ऑल नीड पायरिडॉक्स फॉस्फेट कोएंजाइम, इसको कोएंजाइम चाहिए डीसल्फाइडेरेज एंजाइम को अच्छे से काम करने के लिए PP यानी पायरिडॉक्स फॉस्फेट चाहिए। तो ये पायरुविक एसिड में बदलेगा, और ये फिर कीटो एसिड जो कि फिर क्रेब्स साइकिल में जाएगा, और NH3 जो कि यूरिया साइकिल में जाएगा, ताकि ये हमारे लिए टॉक्सिक है तो हमारे बॉडी से बाहर हो सके। एक और बच गया हिस्टिडेज, जिसको में चाहिए हिस्टिडेज एंजाइम, तो ये यूरोकोनेट में बदलेगा और अमोनिया के फॉर्म में एमिनो ग्रुप हट जाएगा। तो हम लोग देख लिए अमोनिया बस हटा डीएमिनेशन में, और कैसे कैसे प्रोसेस था वो सब मैं समझा चुकी हूँ, आपको सफिशिएंट नोट भी दे रही हूँ। अब हम लोग देखेंगे डीकार्बोक्सी।
और डी कार्बोक्सिलेशन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट था, मैं शुरू में ही बताई थी। ये इससे हमें यहीं पे हमें समझ में आएगा कि कैसे हमारे बॉडी में, जो मैं उधर मैं आपको समझाऊंगी कि स्लीप को रेगुलेट करता है, ये हमारे मूड को रेगुलेट करता है, तो कैसे न्यूरोट्रांसमीटर हमें मिलते हैं अमोनिया से, इसी प्रोसेस के थ्रू समझ में आएगा। डी कार्बोक्सिलेशन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिएगा, तो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डी कार्बोक्सिलेशन आर कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेज। मैं बताती हूँ कि एंजाइम तो बहुत आसान होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है तो उसके लिए एंजाइम का रिक्वायरमेंट होगा, जिसको बोलेंगे डी कार्बोक्सिलेज। द एंजाइम एक्ट on a different amino acid and a form corresponding amines with the liberation of carbon dioxide। COOH ग्रुप CO2 के फॉर्म में निकलेगा। और यही बात मैं समझाना चाहूँगी आपको यहीं पे, जब आपको मैं यूरिया साइकिल पढ़ाऊंगी तो वो प्रोसेस जो स्टार्ट होगा CO2 और NH3 से। आप सोचिएगा कि CO2 और NH3 कहाँ से आया, तो ये डी कार्बोक्सिलेशन से हमें NH2 मिलता है, CO2 मिलता है, और डी एमिनेशन से NH3 मिलता है, और ये हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है, जो कि यूरिया साइकिल में हमारा बॉडी यूरिया साइकिल करता है और उसको निकालता है। तो अब हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ रहे हैं, तो ये अमाइन ग्रुप हो, अमाइनो एसिड हो गया, इसमें से सी जो है इसमें इसको निकालना है, तो अमीनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम लगेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा आपको। तो RCH2 देखिए निकल तो रहा है यहाँ से क्या, CO2, तो इस आप सोचिएगा एक H कहाँ गया, तो एक H इसके पास आ जाएगा CH2 के पास, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग भी तो इसका सही करना है, तो CH2 और यहाँ पे NH2 रहेगा और CO2 देखिए निकल गया। तो अमाइन, अब इसको क्या बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं। देखिए ये क्या है, दिस अमाइन सो ऑप्टीन आर नोन एज बायोजेनिक एमाइन। अब ये जो स्ट्रक्चर बचा CH2 NH2 CO2 के हटने से उसको बायोजेनिक एमाइन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट लीवर में, किडनी में, ब्रेन, इन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अगर मैं बताऊँ आपको तो वो है, हाँ, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे पता है कि इंटेस्टाइन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं वो सब पाए जाते हैं। तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज प्यूट्रिफिकेशन, जिसका मतलब होता है सड़ाना, डिके करना, पूरा बर्बाद करना, इन इंटेस्टाइन प्रोड्यूसिंग एमाइन, वहाँ से CO2 हटाता है, हमारे जो हम लोग फूड लिए उसको एकदम सड़ा उड़ा के, मतलब डिके करके, और वो अमाइन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है देयर आर सेवरल एग्जाम्पल अमाइन। अब आपको अमाइन बना तो ये चीज़ आप जब आप समझिएगा तो आपके सिलेबस में दिया है कि बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस कंपाउंड सिंथेसाइज फ्रॉम वेरियस एमिनो एसिड, तो ये आपको समझ में आएगा। और यही तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा वीडियो देखते हैं तो आपका हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो देखिए सबसे पहले देयर आर सेवरल, कौन कौन सा एग्जाम्पल, तो टायरामीन इज अ फॉर्मेट फ्रॉम टायरोसिन बाय एक्टिविटी ऑफ एंजाइम टायरोसिन डी कार्बोक्सिलेज कॉजिंग एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब टायरोसिन एमिनो एसिड है, इसको में टायरोसिन डी कार्बोक्सिलेज लगेगा तो यहाँ से CO2 हट जाएगा और इसका स्ट्रक्चर बचेगा, तो एक टायरामाइन में बदलेगा। और ये जो है एक बायोजेनिक अमाइंस है जो किस में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को एलिवेशन में हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट है। हिस्टामीन जो ऑब्टेन होता है किससे, हिस्टाडीन से, हिस्टाडीन एमिनो एसिड से, किसके प्रेजेंस में, हिस्टाडीन डी कार्बोक्सिलेज। तो एंजाइम तो बहुत ही आसान है और ये हिस्टामाइन में बदलेगा। इसका क्या फंक्शन है हिस्टामाइन का, तो इन्वॉल्व होता है एनाफाइलेटिक एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। हमारा ये हिस्टामिन तो आप जानते ही होंगे, हिस्टाडीन की जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है वहाँ पे हिस्टाडीन आता है। तो ये कहाँ से हमें मिला आपको पता चल रहा होगा, CO2 हटा और बायोजेनिक एमाइन मिला। हमारे बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन होता है। बायोकेमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आता है जब हमें तो बहुत मज़ा आता है जब हम ये सब जानते हैं। तो कि देखिए किस तरह से CO2 को हटाया और बायोजेनिक अमाइन बना रहा है, जो कि कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। और जो काम कर रहा है वो कैसे हो रहा है हमें बायोकेमिस्ट्री से समझ में आता है। फिर गाबा, जो कि इसके बारे में तो आप जानते होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका फुल फॉर्म होता है गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड, इज अ फॉर्मेड इन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फ्रॉम अ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड से जो है वो ये एक एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये आप एनाटॉमी में पढ़ चुके होंगे। किसके प्रेजेंस में, तो वही यहाँ पे यहाँ पे मैं गलत बोल दी, एक्साइटरी, आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए।
फॉर्मेट कहाँ होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड बाय द एक्टिविटी ऑन एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, लेकिन गाबा जो है इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है। और ये कैसे प्रोसेस होगा, तो ग्लूटामिक एसिड वही डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम लगेगा और ये गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड में बदलेगा जो कि बायोजेनिक अमाइन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। डिफरेंट कैटाकोलिन, कैटाकोलिन किसको बोलते हैं, डोपामिन, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन जो कि सीरोटोनिन भी बोलते हैं, यही हमारे मूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका कम हो जाना मतलब बहुत डिजीज़ कंडीशन कॉज कर सकता है, इसका बैलेंस में रहना ज़रूरी है। और ये हमें कहाँ से मिलता है, अमाइनो एसिड से ही। अगर उससे हमारा CO2 ग्रुप हटता है तो ये सब मिलता है। आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ बायोजेनिक एंजाइम, ये सब एग्जाम्पल है बायोजेनिक एंजाइम से, जो कि कैसे बना, CO2 के हटने से। ऑल द बायोजेनिक हैव इम्पॉर्टेंट रोल इन न्यूरोट्रांसमीटर, इनका इंपॉर्टेंट रोल है न्यूरोट्रांसमीटर में। तभी तो प्रोटीन, जब हम लोग इसेंशियल अमीनो एसिड पढ़ रहे थे तो मैं आपको बता रही थी कि ये स्लीपिंग में, मूड रेगुलेटिंग में हेल्प करेगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर उस समय हेल्प करता है और न्यूरोट्रांसमीटर अमाइनो एसिड से बनता है, जो कि बहुत अच्छे से मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो आज के लिए भी बस इतना ही। वीडियो ज़रूर लंबा हो चुका है लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करने की कोशिश की हूँ। अगर वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और सबसे बड़ी बात, मेरे को आप रिवार्ड दे सकते हैं क्योंकि मैं आपके लिए नोट्स भी देती हूँ सफिशिएंट, और कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है वो भी बताती हूँ। जैसे मैं नोट्स देती हूँ उस तरह से आप यूनिवर्सिटी में लिख सकते हैं, और नोट्स आप बना लीजिएगा ताकि एग्जाम टाइम में आपको हेल्पफुल हो। तो आप बस मेरे लिए इतना कर सकते हैं कि आप अपने स्टेटस पे लगाइए, ताकि आपका जो स्टेटस आपके दोस्त लोग देखें तो उनको भी पता चले कि हाँ, इस चैनल पे बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई होता है, और वो भी इतना आसानी से समझा दिया जाता है, इजी लैंग्वेज में समझा दिया जाता है। मेरा नोट्स भी बहुत इजी लैंग्वेज में होता है, आप इसको पढ़िएगा तो भी समझ में आएगा। तो बस आप इतना ही कीजिए कि अपने स्टेटस पे लगाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे यूरिया साइकिल जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।